ये पर्यावरण को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। जब यूपी लेखपाल 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवार भविष्य में एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद संभालेंगे, तो उनके सामने यही नदियां, यही जंगल और यही जमीनें होंगी जिनका प्रबंधन उन्हें करना होगा। वही ना। और आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम बिल्कुल इसी विषय की जड़ों तक जाने वाले हैं। आज हमारे पास प्रेप जीएस राइट के क्लास 1 नोट्स है, जिसका सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और ये चर्चा YouTube पर पहली बार बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। हाँ, और ये सीरीज उन सभी छात्रों के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन का काम करेगी जो यूपी लेखपाल 2026 को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि जब एक लेखपाल ग्राम पंचायत में जाता है तो वहाँ की कृषि, भूमि का उपयोग और जल संसाधनों का सीधा कनेक्शन इसी एनवायरनमेंट से होता है। सही कहा आपने। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को डीकोड करना शुरू करते हैं। सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। एनवायरनमेंट या पर्यावरण आखिर है क्या? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण है, राइट? पर नोट्स के हिसाब से इसकी एक काफी टेक्निकल डेफिनेशन है। ये शब्द असल में एक फ्रेंच वर्ड से आया है, एनवायरोनिया। अच्छा, एनवायरमेनिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है घेरना, या इंग्लिश में कहें तो टू सराउंड। अगर हम एग्जाम के नजरिए से इसकी सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन की बात करें तो ये किसी जीव को घेरने वाले जीवित और निर्जीव घटकों, प्रभावों और घटनाओं का कुल योग है। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे द सम टोटल ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। मुझे यहाँ ना इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स वाला हिस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ पेड़, पानी और जानवर हैं। एग्जैक्टली। पर अगर किसी क्षेत्र में अचानक बेमौसम बारिश हो जाए या बहुत तेज लू चलने लगे, तो वो इवेंट भी तो उस ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट का हिस्सा माना जाएगा, राइट? कोई स्टैटिक पिक्चर नहीं है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। अब जैसे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को नोट्स में 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला एबायोटिक यानी अजैविक और दूसरा बायोटिक यानी जैविक। मतलब एबायोटिक वो हो गया जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, और बायोटिक वो जिसमें जीवन है। हाँ, और जब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं ना, मतलब जब एक निर्जीव चीज किसी जीवित चीज को सपोर्ट करती है, तब जन्म होता है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम, ये शब्द तो आजकल इतना कॉमन हो गया है, जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम या डिजिटल इकोसिस्टम। पर नोट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नेचुरल दुनिया में ये शब्द सबसे पहले 1935 में ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट A.G. टॉन्सले ने दिया था। राइट, A.G. टॉन्सले ने। और 1935 का वो दौर था जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पर था। शायद तब पहली बार नेचर को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखने की जरूरत महसूस हुई होगी। मेक सेंस। उन्होंने बताया कि ये जीवित और निर्जीव घटक अलग अलग काम नहीं करते, ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, इकोसिस्टम का कोर कॉन्सेप्ट ही एनर्जी फ्लो है। इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। चलिए इसको डिकोड करते हैं। अगर हम किसी जंगल की बात करें तो वहाँ इकोसिस्टम कैसे काम करता है? सिर्फ ये कह देना कि पेड़ और जानवर साथ रहते हैं काफी नहीं लगता। अब देखिए, उस जंगल में जो मिट्टी है, जो पानी है और जो धूप है, ये सारे अबायोटिक या अजैविक घटक हैं। अब एक पेड़ जो कि एक बायोटिक कंपोनेंट है, वो उस निर्जीव धूप और निर्जीव पानी का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करता है। अच्छा, यानी प्रकाश संश्लेषण से वो एनर्जी बनाता है। एग्जैक्टली। फिर उस पेड़ के पत्तों को एक हिरण खाता है, हिरण को एक बाघ खाता है। तो हो क्या रहा है? सूरज की वो एनर्जी एक अबायोटिक मीडियम से होकर बायोटिक ऑर्गेनिजम्स में फ्लो कर रही है। यही एनर्जी फ्लो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। तो इसका मतलब है कि अगर इस चेन में से एक भी एबायोटिक कड़ी टूट जाए, मान लीजिए पानी प्रदूषित हो जाए, तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल करेगा, और इसीलिए एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। नोट्स में जलवायु यानी क्लाइमेट और हैबिटेट के अलावा कुछ स्पेसिफिक एबायोटिक कंपोनेंट्स दिए गए हैं। हाँ, मैंने देखा, जैसे लाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर। ये चारों तो आसानी से समझ आते हैं, पर एक टर्म और है यहाँ, सबस्ट्रैटम। एक यूपी लेखपाल के एस्पिरेंट को इस सबस्ट्रैटम के बारे में क्यों पता होना चाहिए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। सबस्ट्रैटम बेसिकली वो आधार है, यानी मिट्टी और चट्टान की वो परतें जिन पर पूरा जीवन पनपता है। एक लेखपाल जब किसी गांव की कृषि भूमि का मूल्यांकन करता है ना, तो वो असल में इसी सबस्ट्रैटम की अपर लेयर्स को ही असेस कर रहा होता है। ओह वाओ,
मतलब जमीन के नीचे भी मिट्टी की अलग अलग लेयर्स होती हैं जो अलग तरीके से असर डालती है। हाँ, इसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सबसे ऊपर होती है ऑर्गेनिक लेयर। इसमें गिरे हुए पत्ते और जैविक खाद होती है। उसके ठीक नीचे आती है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जिसमें फसल उगेगी, राइट? एग्जैक्टली ये सबसे उपजाऊ लेयर होती है। जब बाढ़ आती है या मिट्टी का कटाव होता है तो सबसे पहले यही टॉप सॉइल बहाकर चली जाती है और जमीन बंजर हो जाती है। और इस टॉप सॉइल के नीचे क्या होता है? उसके नीचे होती है सब सॉइल। यहाँ मिनरल्स जमा होते हैं, पर ये खेती के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। उसके भी नीचे आती है पेरेंट मटेरियल, जो बेसिकली टूटे हुए पत्थर होते हैं। अच्छा, जिनसे धीरे धीरे मिट्टी बनती है। हाँ, और सबसे नीचे होती है एकदम कठोर बेडरॉक। पानी रिस रिस कर इसी चट्टान के ऊपर जमा होता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ये तो एकदम जमीन के नीचे की छुपी हुई दुनिया लग रही है। अब मुझे समझ आया कि एक उम्मीदवार को ये मालूम होना क्यों जरूरी है। अगर टॉप सॉइल ही नहीं बचेगी तो गांव की कृषि अर्थव्यवस्था ही तबाह हो जाएगी। सही पकड़ा। अब अगर हम एबायोटिक से आगे बढ़कर बायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ चलें, तो नोट्स में लिविंग थिंग्स को 3 क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हाँ, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। राइट। प्रोड्यूसर्स वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। कंज्यूमर्स वो हैं जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, जैसे हम इंसान और जानवर। और तीसरा है डिकम्पोजर यानी अपघटक। मुझे ना हमेशा लगता है कि इस नेचर में इनका काम सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। बैक्टीरिया और फंगाई टाइप की चीजें, अगर ये ना हो तो क्या होगा? अगर डिकम्पोजर्स ना होना तो पूरी धरती मरे हुए जानवरों, गिरे हुए पेड़ों और कचरे के ढेर में बदल जाएगी। ये प्रकृति की सबसे बेस्ट रिसाइकलिंग मशीन्स हैं। यानी ये कॉम्प्लेक्स केमिकल्स को तोड़कर वापस सिंपल मिनरल्स में बदल देते हैं। एकदम सही। और वो मिनरल्स वापस उसी टॉप सॉइल में मिल जाते हैं, जिन्हें फिर से पेड़ पौधे सोख लेते हैं। जीवन का एक परफेक्ट साइकिल। और इसी जीवन और पर्यावरण के रिश्ते के अध्ययन को इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहा जाता है। नोट्स के अनुसार इकोलॉजी शब्द सबसे पहले 1866 में जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। 1866 यानी डार्विन की थ्योरी आने के ठीक कुछ साल बाद। हाँ, और ये शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, ओइकोस और लोगोस। लोगोस का मतलब तो हमें पता है कि स्टडी या अध्ययन होता है, पर ओइकोस का अर्थ यहाँ हाउस यानी घर बताया गया है। हाँ, और यहाँ हाउस शब्द का प्रयोग बहुत गहरे अर्थ में हुआ है। यही तो मेरा सवाल था। मतलब जब हम हाउस कहते हैं तो दिमाग में तुरंत ईंट और सीमेंट की बिल्डिंग आती है। यहाँ हाउस का एक्चुअल मतलब क्या है? यहाँ घर का मतलब किसी जीव के नेचुरल हैबिटेट से है। जैसे एक मछली के लिए तालाब उसका घर है, या एक शेर के लिए जंगल। ओह, अच्छा। जैसे हमारे घर में एक व्यवस्था होती है ना, रसोई में खाना बनता है, कचरा बाहर जाता है, सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उसी तरह नेचर में हर जीव का अपना एक वेल मैनेज्ड घर होता है। इकोलॉजी प्रकृति के इसी हाउसहोल्ड इकोनॉमी का अध्ययन है। प्रकृति की हाउसहोल्ड इकोनॉमी, ये इसको याद रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एक सीक्वेंस है। हाँ, उम्मीदवारों को ये सीक्वेंस ऑर्डर में याद होना चाहिए। इंडिविजुअल से शुरू होकर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम, फिर बायोम और लास्ट में बायोस्फीयर। चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इंडिविजुअल मतलब व्यष्टि, यानी कोई एक अकेला जीव, जैसे एक अकेला नीम का पेड़ या एक अकेला बाग। सही, पर नेचर में कोई अकेला तो रहता नहीं है। जब एक ही प्रजाति के बहुत सारे जीव एक ही एरिया में रहते हैं तो वो पॉपुलेशन या जनसंख्या बन जाते हैं। जैसे किसी जंगल में हाथियों का एक झुंड, वो एक पॉपुलेशन हुई। पर उस जंगल में सिर्फ हाथी तो नहीं होंगे, हिरण भी होंगे, बंदर भी और पेड़ भी होंगे। वही, और जब एक ही एरिया में एक साथ रहने वाली अलग अलग प्रजातियों की आबादियां मिलती हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, तो उसे हम कम्युनिटी या समुदाय कहते हैं। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जब ये लिविंग कम्युनिटी वहाँ के नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ जुड़कर एनर्जी फ्लो बनाती है तो वो इकोसिस्टम बन जाता है। पर इकोसिस्टम से भी बड़ा क्या है? उसके ऊपर आता है बायोम। नोट्स में इसे एक ग्लोबल स्केल के समुदाय के रूप में बताया गया है। ग्लोबल स्केल मतलब इसका एरिया बहुत बड़ा होता होगा। बहुत बड़ा। बायोम असल में एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां की क्लाइमेट, मिट्टी और वेजिटेशन एक जैसी होती है।
इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स को 5 बायोम्स याद रखने चाहिए। अच्छा, वो 5 बायोम्स कौन से हैं? पहला है ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट्स, जहां बहुत बारिश होती है और हमेशा हरियाली रहती है। दूसरा है ट्रॉपिकल ड्राई और डेसिडियस फॉरेस्ट्स। डेसिड्यूस यानी पर्णपाती वन, जहाँ पेड़ साल के एक मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, राइट? हाँ, एकदम सही। तीसरा है वार्म डेजर्ट्स एंड सेमी डेजर्ट्स, जैसे अपने राजस्थान का थार डेजर्ट। चौथा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स, यानी वो शंकुधारी वन। जैसे देवदार के पेड़, जिनके पत्ते नुकीले होते हैं बर्फ से बचने के लिए। एग्जैक्टली। और पांचवा है एल्पाइन मीडोज, जो पहाड़ों पर बहुत ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगर इसको प्रशासनिक नजरिए से सोचें, तो जो लेखपाल किसी ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में पोस्टेड है, उसकी चुनौतियां डेजर्ट बायोम वाले लेखपाल से बिल्कुल अलग होंगी। फसल का पैटर्न, पानी का प्रबंधन, सब बदल जाएगा। बेशक। और इन सभी बायोम्स को मिलाकर जो सबसे फाइनल और सबसे बड़ा लेवल बनता है, वो है बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। बायोस्फीयर यानी पृथ्वी का वो हिस्सा जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसमें 3 मेन रेल्म्स आते हैं: एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल, और हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। जहां हवा, जमीन और पानी मिलते हैं, वहीं जीवन पनपता है। और हमारी पृथ्वी अकेला ऐसा प्लेनेट है जहां इन तीनों का इतना परफेक्ट संगम है। वाह, कितना ब्यूटीफुली कनेक्टेड है सब। अब आते हैं नोट्स के अगले और शायद सबसे फैसिनेटिंग टॉपिक पर, इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी पारिस्थितिक अनुक्रमण। मुझे यह प्रकृति के खुद को हील करने की कहानी लगी। हाँ, ये इकोलॉजी का बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है। इसकी डेफिनेशन नोट्स में है कि ये परिवर्तनों की एक प्रोग्रेसिव सीरीज है जो एक स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी की ओर ले जाती है। एक बंजर चट्टान से हरे भरे जंगल बनने तक का सफर। इसके 2 टाइप्स बताए गए हैं। पहला, प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वहां होता है जहां पहले कभी कोई जीवन था ही नहीं, एकदम जीरो से स्टार्ट। जैसे मान लीजिए कोई नया वोल्केनो फटा और लावा ठंडा होकर एक बड़े रॉक या कठोर चट्टान बन गया। पर वहां तो ना मिट्टी है, ना पानी रुकने की जगह। वहां लाइफ शुरू कैसे होगी? यही तो नेचर का मैजिक है। ऐसी जगहों पर जो प्रजातियां सबसे पहले रहने की हिम्मत जुटाती हैं, उन्हें हम पायोनियर स्पीशीज कहते हैं। एग्जाम के लिए याद रखिए, पायोनियर स्पीशीज जैसे कि लाइकन्स यानी काई और मॉसेस। और एक चट्टान पर काई उड़ कैसे सकती है? वहां रूट्स के लिए तो जगह ही नहीं होती। सतह पर चिपक जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे हल्के एसिड्स रिलीज करते हैं जो उस पत्थर को गलाना शुरू कर देते हैं। वेट, रियली? वो पत्थर पिघला देते हैं? हाँ, पर इसमें रातों रात कुछ नहीं होता। इसमें सैकड़ों साल लगते हैं। पत्थर टूटता है, हवा से आई धूल उसमें मिलती है और सदियों में जाकर वहां मिट्टी की पहली पतली सी लेयर बनती है। ओ वाह, एक छोटी सी काई पहाड़ तोड़कर मिट्टी बना रही है। और फिर जब मिट्टी बन जाती है तो नोट्स बताते हैं कि वहां स्मॉल एनुअल प्लांट्स आते हैं। जब वो मरते हैं तो मिट्टी और फर्टाइल हो जाती है। राइट? फिर वहां ग्रासेस आती हैं, फिर श्रब्स और पाइन ट्रीज आते हैं, और फाइनली सदियों बाद वहां ओक या हिकरी जैसे बड़े पेड़ों का एक स्टेबल जंगल बन जाता है। और इस फाइनल स्टेबल स्टेज को क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। बिल्कुल। और एक और एग्जाम पॉइंट, पायनियर और क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बीच में जितनी भी स्टेजेस आती हैं, जैसे घास का आना, झाड़ियों का आना, उन्हें सिरल स्टेज कहते हैं। और इस पूरी चेन को मिलाकर सिरे कहा जाता है। सिरे, गॉट इट। ये तो प्राइमरी सक्सेशन की बात हुई। फिर नोट्स में सेकेंडरी सक्सेशन का भी जिक्र है। ये ऐसी जगह होता है जहां लाइफ पहले थी, पर किसी आग, बाढ़ या सूखे की वजह से नष्ट हो गई। हाँ, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझूं, क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन एकदम नया घर बनाने जैसा है, जिसमें फाउंडेशन खोदनी है, ईंटें लगानी है, पर सेकेंडरी सक्सेशन किसी जल चुके पुराने घर को रेनोवेट करने जैसा है। दीवारें खड़ी हैं, बस मुरम्मत करनी है। यह एनालॉजी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वहां मिट्टी या सॉइल पहले से मौजूद होती है। आग ने पेड़ तो जला दिए, पर मिट्टी वही है। और इसीलिए नोट्स में स्पेसिफिकली लिखा है कि सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन से काफी फास्टर होता है, क्योंकि वो मिट्टी बनाने वाले सैकड़ों साल बच गए। एग्जैक्टली। अब इन बड़े इकोसिस्टम से निकलकर नोट्स हमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के स्ट्रगल पर ले जाते हैं। टॉपिक है अडैप्टेशन या अनुकूलन, यानी जीव की वो फिजिकल या बिहेवियरल क्वालिटी जो उसे जिंदा रहने में मदद करती है। इसमें एक एग्जाम नोट दिया गया है, एलन्स रूल।
ये क्या कहता है? एलन्स रूल कहता है कि ठंडे मौसम में रहने वाले मैमल्स यानी स्तनधारियों के कान और अंग छोटे होते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक पूरा फिजिक्स का है, हीट कंजर्वेशन। ठंडे इलाकों में बॉडी का मेन गोल होता है हीट को बचाना। अगर उनके कान या लिम्ब बड़े होंगे तो बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और वहां से हीट जल्दी बाहर निकल जाएगी। अच्छा, इसीलिए आर्कटिक एनिमल्स के कान छोटे होते हैं और डेजर्ट एनिमल्स के कान काफी बड़े होते हैं ताकि बॉडी की गर्मी आसानी से निकल सके। ब्रिलियंट। हाँ, और एडेप्टेशन के साथ एक और टर्म है एक्लेमेटाइजेशन यानी दशानुकूलन। एक्लिमेटाइजेशन, क्या ये एडेप्टेशन से अलग है? काफी अलग है। एडेप्टेशन एक लंबा प्रोसेस है जो जेनेटिक होता है, पीढ़ियों में होता है। पर एक्लेमेटाइजेशन बहुत शॉर्ट टर्म होता है। जब एनवायरनमेंट में अचानक थोड़ा बदलाव आता है तो बॉडी तुरंत एडजस्ट करती है। जैसे अगर हम अचानक पहाड़ों पर चले जाएं तो शुरू में सांस फूलती है, पर कुछ दिन बाद बॉडी ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बना लेती है और हम नॉर्मल फील करते हैं। बिल्कुल वही, ये एक्लेमेटाइजेशन है। इसके बाद नोट्स हमें दो और बेसिक टर्म्स देते हैं। हैबिटेट यानी वो टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक जगह जहां जीव रहता है, और स्पीशीज यानी प्रजाति। स्पीशीज, जिसको नोट्स में टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट कहा गया है, ये उन जीवों का ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड या प्रजनन कर सकते हैं, और इसी प्रजाति के समय के साथ बदलने को इवोल्यूशन या विकास कहते हैं। एवोल्यूशन का थ्योरी चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड वॉलेस ने 1859 में दिया था, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन की बात थी। पर नोट्स में आगे लिखा है कि जेनेटिक्स की डिस्कवरी के बाद इसे नियो डार्विनिज्म कहा जाने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डार्विन ने ये तो बता दिया कि बेटर ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये बदलाव एक जनरेशन से दूसरी में ट्रांसफर कैसे होता है। जब डीएनए और जीन्स की खोज हुई तब जाके पिक्चर क्लियर हुई। मतलब डार्विन की थियरी और मॉडर्न जेनेटिक्स को मिला दिया तो नियो डार्विनिज्म बन गया। कितना लॉजिकल है। हाँ, साइंस हमेशा ऐसी ही प्रोग्रेस करती है। इसके साथ ही हम अपने नोट्स के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यूपी लेखपाल 2026 की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जरूर, एक क्विक रिकैप करते हैं। एनवायरनमेंट यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का टोटल सम। इकोलॉजी शब्द 1866 में अर्नस्ट हैकल ने दिया। सक्सेशन दो तरह का होता है, प्राइमरी जो बैरन रॉक से शुरू होता है, और सेकेंडरी जो आग या बाढ़ के बाद बची हुई मिट्टी पर होता है, और आखिर में इवोल्यूशन जिसे अब हम नियो डार्विनिज्म के रूप में जानते हैं। परफेक्ट रिकैप। और उम्मीदवारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी एग्जाम्स की कंप्लीट जीएस तैयारी के लिए वो प्रेप जीएस राइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सही नोट्स और सही गाइडेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब एपिसोड को क्लोज करने से पहले मैं हमारे लिसनर्स यानी फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक थॉट छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने देखा कि कैसे एक बिल्कुल छोटी सी काई एक कठोर चट्टान पर चिपककर सैकड़ों सालों की शांत मेहनत से मिट्टी बनाती है, और उस मिट्टी पर एक विशाल जंगल खड़ा होता है। पर हमने ये भी देखा कि आग की एक छोटी सी चिंगारी उस सैकड़ों साल की मेहनत को कुछ ही घंटों में राख करके सेकेंडरी सक्सेशन में ढकेल सकती है। एक भविष्य के लेखपाल के रूप में सोचें, हमारे पर्यावरण का ये फ्रैजाइल बैलेंस आपके प्रशासनिक फैसलों पर कितना निर्भर करेगा। भूमि आवंटन का एक गलत फैसला दशकों की इकोलॉजिकल मेहनत को बर्बाद कर सकता है। एनवायरनमेंट सिर्फ एग्जाम पास करने का सब्जेक्ट नहीं है, ये वो सबस्ट्रेटम है जिस पर हमारा पूरा प्रशासन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और अल्टीमेटली हमारी लाइफ टिकी हुई है। इसी विचार के साथ यूपी लेखपाल 2026 की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीखते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए।